हेलो, नमस्कार, वणक्कम। मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हैं सीबीएसई विद सुधीर। इस वीडियो में हम परीक्षा जो आपका चैप्टर है मल्हार टेक्स्ट बुक का, सीबीएसई 6th क्लास के टेक्स्ट बुक का हिंदी का, उसकी चर्चा करेंगे। तो सीधे शुरू करते हैं परीक्षा की। थोड़ी लंबी कहानी है लेकिन अच्छी कहानी है, मजा आएगा आपको पूरा समझने में और पढ़ने में। ओके, जब रियासत, ओके, ये कहानी है सरदार सुजान सिंह की, जो कि दीवान है। दीवान का मतलब है एक तरह के मंत्री, ओके, देवगढ़ किंगडम के। और वो सोच रहे हैं कि अब उनको रिटायर हो जाना चाहिए क्योंकि अभी उनकी उम्र हो गई है और वो अब भगवान के बारे में सोच रहे हैं, परमात्मा के बारे में सोच रहे हैं। सो जब रियासत, रियासत का मतलब है रियासत का मतलब है किंगडम, ओके, दिस इज द किंगडम कॉल्ड देवगढ़। देवगढ़ नाम है, इस नाम को आपको याद रखना पड़ेगा। कि दीवान सरदार सुजान सिंह, ये एक प्रमुख पात्र है, इनका भी नाम याद रखिए। बूढ़े हुए यानी कि उम्र हो गई तो परमात्मा की याद आई, जाकर महाराज से विनय की कि दीन बंधु, विनय की का मतलब है रिक्वेस्ट, ही रिक्वेस्टेड। प्लीज कीप नोटिंग डाउन द वर्ड सो दैट आपको बाद में रिविजन करने में आसानी होगी। कि दीन बंधु, दीन बंधु क्या है कि वो राजा को दीन बंधु के टाइटल से एड्रेस कर रहे हैं कि दीन बंधु, महाराजा। उसी तरह से दीन बंधु, दीन बंधु का नाम होता है फ्रेंड ऑफ द पुअर, की पूरे जितने भी गरीब लोग हैं उनका दोस्त। दास ने कि दीन बंधु, दास, दास यानी कि दास किसको बोल रहे हैं? दान दास सुजान सिंह को ही बोल रहे हैं। दास ने श्रीमान, श्रीमान मतलब महाराज, श्रीमान की, श्रीमान एज इन मिस्टर, आई मीन इट्स अ वे ऑफ एड्रेसिंग समवन विद रिस्पेक्ट। कि दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की, तो यानी कि वो दीवान 40 साल से देवगढ़ रियासत में काम कर रहे थे, 40 साल तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई है। अवस्था का मतलब कि अभी मेरी उम्र हो गई है, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही, दैट आई एम नॉट एबल टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, कि जितने भी कामकाज रहते हैं पूरे राज्य में उसको संभालने की मेरे में अभी शक्ति नहीं रही क्योंकि अभी मेरी उम्र हो गई है। कहीं भूल चूक हो जाए, भूल चूक मतलब इफ आई मेक एनी मिस्टेक, कि मुझसे अगर कुछ गलती हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे। बुढ़ापे में दाग लगे का मतलब कि इतने साल मैंने अच्छा काम किया है, अगर अब मैं जाकर कोई गलती करता हूं तो इतने सालों से जो मैंने अच्छा काम किया वो पूरी तरह से नकार दिया जाएगा। लोग इस गलती के बारे में बात करेंगे और मेरे बुढ़ापे पर एक तरह से दाग लग जाएगा कि मेरे बाकी जितने भी साल और मेरे को जीवित रहना है उसमें लोग कहेंगे कि देखो दीवान ने ये गलती की। तो मैं ये नहीं चाहता हूं। सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाएगी। नेकनामी मतलब जितना भी मैंने एक अच्छा नाम कमाया है क्योंकि मैंने अच्छा काम किया है पिछले 40 सालों से, वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी, मतलब वो पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। तो इसमें पहले पैराग्राफ में काफी सारे मुहावरों का इस्तेमाल किया गया है। मिट्टी में मिल जाएगी, बुढ़ापे में दाग लगे, राइट। तो आपको इन सब भी बातों का ध्यान रखना है कि इन मुहावरों का मतलब क्या है। बुढ़ापे में दाग लगे का मैंने मतलब समझाया। नेकनामी मिट्टी में मिल जाएगी मतलब पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी मतलब वेस्ट हो जाएगी सारी जिंदगी जो मैंने अच्छा नाम कमाया है। ओके, राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। आदर मतलब रेस्पेक्ट करते थे, ओके, कि काफी आदर करते थे। अनुभवीशील का मतलब है एक्सपीरियंस्ड, कि उनको काफी अनुभव था कामकाज कराने में, राज्य के कामकाज कराने में, क्योंकि 40 साल से वो काम करते थे। नीति कुशल का नाम है नीति कुशल का मतलब है स्किलफुल, कि वो काफी गुणवान थे, उनको पूरी तरह से समझ थी कामकाज के बारे में। कामकाज के बारे में बहुत समझाया। राजा ने कहा नहीं नहीं, आप कुछ और काम कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी उम्र हो भी गई है तो मैं आपकी मदद करने के लिए, ऐसा कुछ कहा होगा। लेकिन जब दीवान साहब ने ना माना, लेकिन दीवान साहब अड़ गए कि अब मैं रिटायर होना चाहता हूं, तो हार कर का मतलब ये नहीं कि उनकी कोई युद्ध में हार हुई है। तो राजा ने कहा ओके चलो, आप चाहते हैं कि आप ये पद छोड़ दें तो मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन आपकी प्रार्थना मतलब आपकी जो रिक्वेस्ट है, आपने जो ये प्रेयर की है मेरे सामने कि मेरे को इस पद से छुटकारा दे दो, तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। और इस शर्त के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। शर्त यह है कि रियासत यानी कि देवगढ़ रियासत, देवगढ़ किंगडम का जो अगला दीवान होगा,
आपका जो उत्तराधिकारी होगा, आपका जो सक्सेसर होगा, उसको आप ही को खोजना पड़ेगा। आप ही निर्णय लेंगे कि आपका उत्तराधिकारी आपके बाद दीवान देवगढ़ का कौन बनेगा। यह निर्णय आपको लेना पड़ेगा, आपको खोजबीन करनी पड़ेगी। तो यह शर्त लगाई राजा ने। ओके, एक फोन आ रहा था इसलिए मैं रुक गया। ओके, अब हम आगे चलते हैं। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। ओके, तो अगले दिन एक विज्ञापन डाला अखबारों में। ओके, पत्रों में मतलब अखबारों में एक विज्ञापन डाला, एडवर्टाइजमेंट निकाला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य, सुयोग्य का मतलब है एक टैलेंटेड या केपेबल, ओके, टैलेंटेड एंड केपेबल दीवान की जरूरत है। ओके, टैलेंटेड और केपेबल दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे, कि जो भी अपने आप को समझे कि मैं दीवान बन सकता हूं, वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। ओके, तो सरकार मतलब दीवान एक तरह से ही इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंगडम, तो इसलिए यहां पर सरकार का वर्ड शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो वर्तमान मतलब प्रेजेंट, तो वो अपने आप को सुजान सिंह के सामने उपस्थित करें, दैट दे शुड गो एंड मीट हिम। ये जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हो, कि ये जरूरी नहीं है ग्रेजुएट है। सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ग्रेजुएशन से कम भी हो सकती हैं, लेकिन हृष्ट-पुष्ट होना आवश्यक है। ओके, हृष्ट-पुष्ट का मतलब है हेल्दी, दैट द पर्सन शुड बी हेल्दी, ये नहीं कि बीमार रहे। आवश्यक है मतलब नेसेसरी। मंदाग्नि के मरीज को यहां तक कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मंदाग्नि का मतलब है जिनका की डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो। ओके, जिनको कि हमेशा पेट में दर्द होता हो, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो, तो उस तरह के व्यक्ति को इस पद के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये सुजान सिंह की तरफ से शर्त लगाई कि आपको हेल्दी होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएट हो, और तीसरी शर्त यह है कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि अगर आप मंदाग्नि के मरीज हैं, ओके, तो आपको इस पद के लिए अप्लाई करने का कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, आप घर पर ही बने रहें। ओके, 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन यानी कि स्टे एंड खाने पीने का, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। आचार विचार मतलब फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ कैंडिडेट का स्टे, और व्हाट दे विल डू इज दैट उनका लाइफस्टाइल, रहन सहन मतलब वो वहां पर जब रहेंगे तो उनका जो लाइफस्टाइल है कि किस तरह का उनका दिनचर्या है, सुबह कितने बजे उठते हैं, रात को कितने बजे सोते हैं, शाम को क्या करते हैं, दिन भर क्या करते हैं, उन सभी पर नजर रखी जाएगी। आचार विचार मतलब उनके किस तरह के ख्यालात हैं, किस तरह की बातें करते हैं, उन सभी को सुना जाएगा, ताकि उनका जो चरित्र है, कैरेक्टर है, उसके बारे में जानकारी मिलती रहे। राइट, विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। कि विद्या का कम यानी कि जितनी उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है उस पर हम इतना जोर नहीं डालेंगे, लेकिन द सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य मतलब कि किस तरह की ड्यूटी का एक भाव है आपके मन में कि मैं इस राज्य के लिए कुछ करना चाहता हूं, उस कर्तव्य भावना पर ज्यादा जोर डाला जाएगा, उसके बेसिस पर आपको चुना जाएगा। तो अगर आप ग्रेजुएट नहीं है, अगर आपने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुजान सिंह ने सभी उम्मीदवारों के सामने किस तरह की शर्तें लगाई, तो उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ये पूरे पैराग्राफ के पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। जो महाशय मतलब दैट पर्सन, द जेंटलमैन, इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे का मतलब है कहीं उतरने की बात नहीं हो रही है। whoever will pass this exam, okay, who will succeed this exam in this exam or pass this exam, उनको उच्च पद से सुशोभित होंगे। सुशोभित मतलब he will be honored with the post of the दीवान। ओके, तो एकेडमिक नॉलेज के ऊपर जोर कम डाला जाएगा, ज्यादा फोकस रहेगा उनकी सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य भावना पर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कि कितनी जिम्मेदारी वो उठा सकते हैं। तो एक तरह से इसका मतलब यह है कि जितने भी उम्मीदवार हैं उनका जो मॉरल कैरेक्टर है, कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं, उनका चरित्र कैसा है, उस पर ज्यादा जोर सरदार सुजान सिंह डाल रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम में। मुझे एक बात लगती है कि ये शायद ना
ये एक तरह का ना मुझे लगता है कि टाइपो हो गया है। ये जो सरकार लिखा है ना, यहां पर उनको सरदार प्रिंट करना चाहिए था, उस बन के क बन गया है। ये हो सकता है क्योंकि अगर आप पहले पेज पर देखें तो यहां पर सरदार लिखा था, तो सरदार को मुझे लगता है यहां पर मिसप्रिंट होके सरकार लिख दिया गया है। ये मुझे ये संदेह है। ओके, तो ये उनका मानना है कि सुशोभित मतलब ही विल बी ऑनर्ड, उसको उनके टाइटल से, दीवान का टाइटल से उनको सुशोभित किया जाएगा। ही विल बी ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ द दीवान। ओके, सो he will be eligible and he will occupy this high ranking position. Okay, तो पहला पोर्शन मैं उम्मीद करता हूं पूरी तरह से सारे जो भी मुश्किल वर्ड्स हैं जो भी मैंने बताया है उनको अलग से लिख लो, ताकि आपको रिवीजन करते वक्त आसानी हो, फिर से वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे इस पे चलते हैं। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। तहलका मतलब इट क्रिएटेड ए सेंसेशन, एक तरह का अप्रोर हो गया। अरे सुनने कि दीवान का पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये 4-5 शर्तें हैं। सारे मुल्क मतलब कंट्री, किंगडम को उस समय पर कंट्री की तरह ही बोलते थे। ओके, ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं। अब कैद देके आप ये मत सोचिए कि सबको जेल में डालने वाले हैं, जी नहीं। कैद का मतलब यहां पर यूज किया गया है रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से, कि मतलब कि किसी तरह की बाधाएं नहीं, किसी तरह की कंडीशंस, प्री कंडीशंस नहीं, किसी तरह की शर्तें। उनको लगता है कि ये शर्त तो मामूली शर्त है, अरे ये तो चलता है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारी कर्तव्य भावना को देखने वाले हैं, तो इससे क्या चलता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होना चाहिए, राइट। तो ये अगर सब कुछ ठीक है, हम हेल्दी होने चाहिए, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबको लगता है कि ये तो बहुत आसान है, मैं भी दीवान बन सकता हूं, केवल नसीब का खेल है। नसीब मतलब लक का, भाग्य का खेल है। ओके, खेल है मतलब इट इज जस्ट ए गेम ऑफ लक बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो ये सिर्फ अगर ये पास हो जाए तो हो जाएगा। सैकड़ों आदमी, कई सारे आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए कि वो आगे आ गए अप्लाई करने के लिए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखने लगे, तो काफी लोग देवगढ़ में आने लगे अपना भाग्य आजमाने के लिए। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। सो एवरी ट्रेन से, हर ट्रेन से कई सारे लोग, उम्मीदवार बाकी सब जगहों से देवगढ़ में आने लगे। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, मद्रास मतलब आज का चेन्नई, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। सादगी पर मिटा हुआ का मतलब है जो काफी साधारण कपड़े पहनता है, जो कि काफी सिंपल तरह के कपड़े पहनता है। और ये बंदा जो कि नए नए फैशन के शर्ट पैंट या धोती कुर्ता जो भी पहन के आता है। रंगीन इमामे, ओके, रंगीन इमामे, चोगे और नाना प्रकार, ये सब एक एक तरह के ड्रेसेस हैं। अंग्रखे और कंटोप, ओके, अंग्रखे इज ए फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल रोब्स, ये सारे ट्रेडिशनल रोब्स हैं। और कंटोप होता है, कंटोप होता है टोपी। ओके, देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे, लेकिन सबसे विशेष संज्ञा ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनद की कैद ना होने पर भी सनद में पर्दा तो ढका रहता था। लेकिन कहना यह था कि हालांकि उन्होंने कहा था कि ग्रेजुएट्स होना जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, उसके बावजूद सबसे ज्यादा ग्रेजुएट्स ही आए थे। तो लगता था कि ग्रेजुएट्स चाहते थे कि अपनी किस्मत को आजमाया जाए। तो इसका मतलब यह है कि हालांकि वो सर्टिफिकेट, सनद का मतलब है सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट मिलता है ना जब आप ग्रेजुएट होते हैं, अरे स्पेलिंग गलत हो गया, जब ग्रेजुएट होते हैं, जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो हालांकि कहा गया था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सबको यह मालूम था कि अगर सर्टिफिकेट मौजूद हो तो आपका जो उम्मीदवार है, अगर आप उम्मीदवार हैं तो उसको थोड़ा वजन मिलेगा, लोग आपको ज्यादा गंभीरता से दिखेंगे कि हाँ इसमें कर्तव्य भावना भी है और ये ग्रेजुएट भी है, तो आपको ज्यादा अहमियत दी जाएगी। तो इसलिए काफी सारे ग्रेजुएट्स वहां पर पेश हुए देवगढ़ में अपनी किस्मत को आजमाने के लिए। ओके, तो कहना यह था कवरिंग, पर्दा का मतलब है कवरिंग, सनद से, सर्टिफिकेट से पर्दा मतलब तो ढका रहता है, यानी कि उसको अहमियत दी जाती है। देयर इज अ लेवल ऑफ प्रेस्टीज और कवरिंग, पर्दे को एक प्रेस्टीज की तरह माना गया है। सो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि द प्रेजेंस
of a certificate or a degree provides a certain degree of respect or status even if it does not impose any real limitations, कि उससे कोई आपको नुकसान तो नहीं होने वाला ना। अगर ग्रेजुएट है तो आपको नकारेंगे तो नहीं, ये आपके लिए नेगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए ग्रेजुएट्स भी काफी संख्या में देवगढ़ में आए। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों को, महानुभावों मतलब रेस्पेक्टफुल टर्म, की इन सभी उम्मीदवारों को के आदर सरकार में का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। सो ही हैड मेड प्रिपरेशंस कि दे विल बी लुक्ड आफ्टर वेल, की अच्छी तरह से उनकी देखभाल की जाएगी जब तक वो देवगढ़ में है, इस प्रतियोगिता के लिए, इस परीक्षा के लिए। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। तो कहने का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति ये कोशिश करता था कि वो सोचता था अपनी बुद्धि के अनुसार कि मैं ये करूंगा तो जो भी मेरे पर नजर लगाए बैठे हैं वो मुझसे इंप्रेस होंगे, वो मुझसे खुश होंगे। तो उसमें से एक थे मिस्टर ए रोज वैसे 9 बजे उठने का उनका नियम था। वो 9 बजे अंगड़ाई लेके अरे 9 बज गए, चलो मैं उठता हूं। लेकिन अभी उनको लगा कि अगर मैं 9 बजे उठूंगा तो लोग समझेंगे, जो भी मुझ पर नजर लगाए बैठे हैं मेरी उम्मीदवारी पे, तो वो सोचेंगे कि ये आलसी बंदा है, ये सुबह जल्दी नहीं उठता है, इसमें कर्तव्य भावना कम है, ओके, ये जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। तो वो क्या करते थे कि वो आजकल सुबह सुबह उठकर बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। उषा मतलब सन, द अर्ली मॉर्निंग सन का दर्शन करते थे, तो वो सुबह जल्दी उठ जाते थे। उसी तरह से मिस्टर द, स और ज, ये सभी के नाम है। द हो सकता है दामोदर, स हो सकता है सुनील, ज हो सकता है जयवर्धन, ओके, से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था। दैट इज, ये तीनों लोग अपने नौकरों से काफी खराब व्यवहार करते थे। लेकिन ये तीनों लोग आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत ही नहीं करते थे। तो नौकरों को भी तू तुम करके बात नहीं करते थे, आप और जनाब कह के उनको रेस्पेक्टफुली, आदर के साथ उनसे बात करते थे। मिस्टर ल जो है, ला मतलब लक्ष्मण रख लो, को किताब से घृणा थी, उनको किताब पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था। लेकिन आजकल वे बड़े बड़े बुक्स, ग्रंथ मतलब बड़े बड़े बुक्स, मोटी मोटी किताबें, ये मोटी मोटी किताबें देखने पढ़ने में डूबे रहते थे, उसी में विलीन होते थे कि ये मैं किताब, मोटी मोटी किताबें पढ़ रहा हूं। तो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मुझे पढ़ाई लिखाई में कितना आनंद आता है, राइट। तो अपने आप को ज्यादा इंटेलेक्चुअल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिससे बात कीजिए, जिससे भी आप बात करेंगे, वो नम्रता, नम्रता मतलब पोलाइटनेस, और सदाचार, सदाचार मतलब गुड बिहेवियर, अच्छी तरह से बर्ताव करना का देवता बना मालूम पड़ता था। तो ऐसा लगता था अरे कितने अच्छे लोग हैं। लेकिन ये सब हमको पता चल रहा है अभी दिखावा कर रहे हैं, एक तरह का मुखौटा पहने हुए कि मैं कितना अच्छा हूं। लेकिन अब मुखौटा को हटाएंगे, उनकी असलियत पता चल जाएगी कि ये असली जिंदगी में इस तरह का बर्ताव नहीं करते। इसको पढ़ने का शौक नहीं है, ये 9 बजे तक सोता है, और ये तीनों व्यक्ति अपने नौकरों से काफी खराब तरीके से पेश आते हैं। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है। ये सभी लोग द, स, ज, अ, ल, मिस्टर, क्या उनके मन में क्या भावना थी? उनके मन में भावना ये थी कि 1 महीने का ही तो प्रॉब्लम है, 1 महीने में अच्छा व्यक्ति बन के रहता हूं, किसी तरह से इस समय को काट लेता हूं, ओके, उसके बाद काम हो जाए, मेरे को दीवान का पद मिल जाए, उसके बाद कौन पूछता है मैं 9 बजे तक सोऊं या कोई बुक ना पढूं या सबके साथ बुरी तरह से व्यवहार करूं, तब किसको क्या परवाह है, क्योंकि तब तक मुझे दीवान का पद ग्रहण हो जाएगा, ओके, मिल जाएगा। तो ये सभी लोग रेलवे स्टेशन, आप पीछे देख सकते हैं देवगढ़ का रेलवे स्टेशन, आप पीछे ट्रेन देख रहे हैं, कूली है, सामान उठा के सब लोग आ रहे हैं, सब लोग देवगढ़ की तरफ आ रहे हैं। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगलों में हंस कहां छिपा हुआ है। मनुष्यों में वहां बूढ़ा जौहरी। अब बूढ़ा जौहरी बोल के आप सोचेंगे कि यहां पे कोई ज्वेलर भी है, नहीं, ये बात की जा रही है सुजान सिंह की, कि सुजान सिंह उन सभी पर नजर लगाए बैठा था, आड़ में बैठा था। आड़ में मतलब छुप कर, वो लोग उसको नहीं देख सकते थे, लेकिन सुजान सिंह उनको छुप कर उन सभी को देख रहा था कि इनमें से कौन सही व्यक्ति होगा। इन बगलों में हंस कहां छुपा हुआ है? हंस होता है स्वैन, ओके, और क्या कहते हैं, बगुलों का मतलब होता है क्रेन। क्रेन जो बर्ड होता है ये भी सफेद कलर का होता है,
हंस भी सफेद कलर का होता है। तो लेकिन जो क्रेन है उसे हंस सुंदर होता है देखने में, क्रेन देखने में इतना सुंदर नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि इतने सारे बगुलों हैं लेकिन उसमें से हंस जो सुंदर होगा, जो सुंदर व्यक्ति देखने में सिर्फ सुंदर नहीं, व्यक्तित्व ही सुंदर होगा, वो तो एक ही व्यक्ति का होगा और वो ही बनेगा देवगढ़ का दीवान। यहां तक समझ में आ गया दूसरा पार्ट। चलो आगे चलते हैं। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। ओके, नए फैशन वाले जो फैशनेबल लोग हैं उन्होंने सोचा कि हॉकी का खेल खेला जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मजे हुए खिलाड़ी, मजे हुए मतलब मजा करने वाले नहीं, एक्सपीरियंस, दोज हु वर गुड एट हॉकी, जो हॉकी अच्छा खेलते थे, खिलाड़ियों ने पेश किया ताकि वो अच्छा खेल सके और सुजान सिंह जो कि छुप कर आड़ में बैठकर देखता है उसको इंप्रेस कर सके। यह भी तो आखिर एक विद्या है। उनको लगा कि अगर अच्छा हॉकी खेलेंगे तो यह भी तो एक तरह की नॉलेज है कि हम अच्छी हॉकी खेल सकते हैं, तो इससे हम इंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा पहली वाली लाइन, तब हमको यह बताया गया था कि जोर विद्या पर नहीं है। तो अगर आप इसको विद्या मानते हैं तो इस पर भी किसी तरह का फोकस नहीं है। इसे क्यों छिपा रखें, कि इसको छिपा के रखने की क्या जरूरत है। हम हॉकी में अपने जो काबिलियत है उसका प्रदर्शन करते हैं। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम आ जाए, कि हाथों की सफाई का मतलब है कि चतुराई से हम हॉकी खेलेंगे तो इससे शायद फायदा हो जाएगा, कि वो सोचेगा कि अगर दीवान हॉकी भी खेलता है तो ये एक तरह की काबिलियत मानी जा सकती है। चलिए तय हो गया, फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरे खाने लगी। अप्रेंटिस का मतलब होता है इंटर्न, जो कि काम सीख रहा है। ओके, किसी दफ्तर में काम सीख रहा है। तो और दफ्तर में जो काम सीखने वाला होता है, जो इंटर्न होता है, जो जिसको की नौकरी पक्की नहीं हुई, उसको जनरली काफी खराब तरीके से बर्ताव किया जाता है ज्यादातर दफ्तरों में। ओके, तो गेंद को भी उसी तरह से रफ ट्रीटमेंट मिल रहा था। लोग जल्दबाजी में इसको मार रहे थे डंडे से। हॉकी मालूम है ना कैसे खेलते हैं, हमने हॉकी पर एक चैप्टर भी किया था, दूसरा चैप्टर मेजर ध्यानचंद का। तो हॉकी जिस तरह से खेलते हैं तो गेंद को मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो उस तरह की दुर्दशा गेंद के साथ हो रही थी जिस तरह से इंटर्न की होती है, अप्रेंटिस की होती है एक दफ्तर में। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। निराली मतलब यूनिक बात थी, बिकॉज वहां पर हॉकी खेलने का चलन नहीं था। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। जो पढ़े लिखे होते थे वो ताश खेलते थे, कार्ड्स, या शतरंज, चेस खेलते थे। दौड़ दौड़ वगैरह के साथ जो खेलने की बात थी, और हॉकी में तो काफी दौड़ना पड़ता है, इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ, तो ये बच्चों का खेल माना जाता था। ओके, इसे बड़े लोग नहीं खेलते थे। तो आप देख रहे हैं यहां पर हॉकी खेला जा रहा है और शायद ये एक्सट्रीम राइट पे ये जो व्यक्ति खड़े हैं ये शायद हैं सुजान सिंह, जो कि नजर गड़ाए बैठे हैं। खेल बड़े उत्साह से जारी था। दावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बड़ी चली रही है। आपने हॉकी का खेल देखा है, अगर यहां से टीम इस तरफ आ रही है तो सेंटर फॉरवर्ड, लेफ्ट फॉरवर्ड, राइट फॉरवर्ड, सभी लोग एक साथ मिलकर, अब और 6-7 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी होते हैं, गोलकीपर को छोड़ के 10 गेम में, तो 3 जनरली डिफेंस के लिए होते हैं और सो बाकी के जो होते हैं 6 खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी, वो आगे की तरफ बढ़ते हैं गोल करने के लिए, चारों तरफ से खेल। तो एक तरह से ऐसा लगता है, अगर आप दूर से देखें तो ऐसा लगेगा कि लहर दूसरी तरफ जा रही है। उसी तरह से इस तरफ विपक्षी टीम करती है तो वो भी धावा बोलेगी, ऐसा लगेगा कि एक लहर की तरफ, दूसरे गोल पोस्ट की तरफ बढ़ चल रही है। तो इस तरह का एक नजारा देखने को मिल रहा था। लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार हो। तो उनका जो डिफेंस था, जो रक्षक सीमा थी, वो काफी शक्तिशाली थी, तो कोई भी गोल होने से वो बचा लेती थी। ओके, संध्या तक यही धूमधाम रही। तो काफी फियर्स गेम हॉकी का चल रहा था। लोग पसीने से तर हो गए थे, पसीना पसीना हो गए थे, क्योंकि इतने भागने में ऑब्वियसली पसीना आ जाएगा। खून की गर्मी आंख और चेहरे पर झलक रही थी, बिकॉज व्हेन यू रन एंड यू हैव ब्लड इन योर फेस, ओके, बिकॉज द हार्ट इज पंपिंग फास्ट। सो पूरा जब खून ज्यादा सर्कुलेट होता रहता है तो उससे आपका चेहरा, आपकी आंखें भी लाल दिखती हैं। हाफते हाफते बेदम हो गए,
देवर पैंटिंग फॉर ब्रेथ, बेदम मतलब दम निकला जा रहा था, बिकॉज देवर पैंटिंग, इतना भागदौड़ करने से। लेकिन हार जीत का निर्णय ही नहीं हो सका कि दोनों साइड गोल नहीं कर पाए, तो वो 0-0 ही रहा होगा। ओके, पथिको, ये एक वर्ड था क्या? एक मिनट, हाँ, एक मिनट। यहां पे तो नहीं है। आगे होगा, आगे है, सॉरी। अंधेरा हो गया था, इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। ओके, उस पर कोई पुल ना था। पथिकों, पथिकों का मतलब है पेडेस्ट्रियंस, जो कि पैदल चलते हैं, जिनको कि इंग्लिश में बोलते हैं पेडेस्ट्रियन, प्लूरल में बोले तो पेडेस्ट्रियंस। ओके, पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था, कोई पुल नहीं था, पुल मतलब ब्रिज नहीं था, तो उस पानी में से गुजरकर, जो कीचड़ वगैरह हो गई उसमें से गुजरकर उस नाले को क्रॉस करना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था, कि गेम खत्म हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे वहां पर साइड में बैठकर, देवर कैचिंग देयर ब्रेथ, की नॉर्मल हो जाए ब्रीदिंग। कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले में आया। ओके, वो उस नाले में आया कि उसके उस पे काफी अनाज था। ओके, लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि वो चढ़ नहीं पाया और उसका जो गाड़ी थी उस नाले में कीचड़ में अटक गई। ओके, गाड़ी ऊपर ना चढ़ सकी। वह अभी बैलों को ललकारता, उसके बैलों को बोलता मारता कि आगे चढ़ सके, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता। राइट, गेम खत्म हो गया है और ये गेम के बाद की बात है। ओके, तो मुझे लगता है, और ये सज्जन व्यक्ति हमें बाद में पता चलता है, ये शायद सरदार सुजान सिंह खुद है। तो गेम देखने के बाद वो निकल गए और एक गाड़ी लेकर आकर अपनी गाड़ी को फंसा दिया या फंस गई। ओके, अभी वो अभी बैलों को ललकारता, ललकारता मतलब कॉलिंग है चल चल चल, काइंड ऑफ थिंग द वे दे डू नो। कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, कभी उन्होंने पहियों को हाथ से ढकेलने की कोशिश की कि किसी तरह से कीचड़ से निकल जाए, लेकिन बोझ अधिक था। बोझ अधिक था मतलब उस अनाज का बोझ बहुत ज्यादा था, अधिक मतलब टू मच। एंड द बुल्स वर वीक, उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि उस कीचड़ में से उस गाड़ी को निकाल पाए। गाड़ी ऊपर को ना चढ़ती, और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती, कि वो आगे जाती लेकिन वो फिर फिसल कर नीचे उसी जगह पर आ जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार छुछलाकर बैलों को मारता। he was putting force, he was trying to convince the bulls कि मारकर किसी तरह से निकाल दे, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम नहीं लेती। उभरने का मतलब टू कम आउट ऑफ दैट कीचड़, इट वाज नॉट एबल टू डू इट, उसका नाम नहीं लेती। इट वाज, वो कर नहीं पाई। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई सहायक नजर ना आता। तो ही वॉज लुकिंग हियर एंड देयर द किसान, लेकिन उसको वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था, क्योंकि उसमें उसका अनाज था, कोई अनाज चोरी कर लेता तो वो छोड़कर नहीं भी जा सकता था। तो बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। आपत्ति मतलब डिफिकल्टी। ओके, डिफिकल्टी में फंसा हुआ था, ही वॉज इन ग्रेट डिफिकल्टी। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए, डंडे मतलब जिससे हॉकी स्टिक खेलते हैं ना, हॉकी खेलते हैं ना, हॉकी स्टिक, तो डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। तो दे वर ऑल गोइंग बैक, वो ग्राउंड में अपना ब्रेथ कैच करके, ब्रीदिंग नॉर्मल होके, वो सभी उस नाले के समीप से पास से निकलते गए। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा। सहमी हुई मतलब विद अ लुक कि शायद इनमें से कोई मेरी सहायता कर देगा, मेरी कोई मदद कर देगा। तो सहमी हुई मींस डाउनकास्ट एंड विद लुक ऑफ होप एंड एंटिसिपेशन। परंतु किसी से मदद मांगने का साहस नहीं हुआ। लेकिन उसमें ये साहस नहीं हुआ, ही वॉज नॉट ब्रेव एनफ कि मैं किसी से को बोलो अरे यार जरा मदद कर दो। उतना साहस किसान में नहीं था। खिलाड़ियों ने भी देखा, ऐसा नहीं था कि खिलाड़ियों ने नहीं देखा कि किसान की गाड़ी वहां पर कीचड़ में फंस गई है, लेकिन मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति ना थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने देखा, उससे ये जाहिर हुआ कि इनमें उस किसान के लिए जरा भी सहानुभूति, यानी कि नो सिंपैथी फॉर हिम, कि अरे देखो कीचड़ में फंस गया है, शाम होने को है, ऐसा किसी ने नहीं सोचा। वो अपने काम से काम मतलब रख के वहां से निकल गए। उनमें स्वार्थ था। स्वार्थ था मतलब देवर ओनली, देवर सेल्फिश, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, उनको सिर्फ अपने काम से मतलब था। ओके, सहानुभूति का मतलब सिंपैथी।
या पिटी, ओके, या पिटी। यहां पर एक मिनट, सेल्फ इंटरेस्ट, मद का मतलब होता है प्राइड, ओके, प्राइड मतलब घमंड, मगर उदारता, उदारता मतलब जेनरोसिटी, यानी कि आप उदार व्यक्ति हो तो आप दूसरों का भला करेंगे। वात्सल्य का मतलब एफेक्शन, ओके, मैं इंग्लिश में बता रहा हूं ताकि आपको समझने में ज्यादा आसानी होगा। वात्सल्य का मतलब एफेक्शन, कि आप किसी से प्यार से प्रेम से बात करें, ओके। चौथे पार्ट पे चलते हैं। लेकिन उसी समूह में, समूह मतलब ग्रुप में, एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी, लेकिन वो सभी लोगों में बिल्कुल दया या सहानुभूति नहीं थी। लेकिन उसी ग्रुप में, उसी समूह में एक व्यक्ति ऐसा था जिसके मन में दया थी और साहस भी था, ओके, ही वॉज ब्रेव। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी, ओके, लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था, तो आज खेल में उसको चोट लग गई थी। एंड हॉकी इज अ वेरी रफ गेम, ओके। अकस्मात, अकस्मात का मतलब होता है सडनली या अनएक्सपेक्टेडली, ओके। उसकी निगाह, आई मीन ही सॉ, गाड़ी पर पड़ी उसकी निगाह, मतलब हिज आईज फेल ऑन द व्हीकल, द बुलक कार्ट। ठिठक गया मतलब वो रुक गया, हेजिटेट, स्टॉप सडनली, मोमेंटली। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। अब ये आपके लिए एक प्रश्न भी है बाद में। सभी बातें ज्ञात हो गई, क्या बातें ज्ञात हो गई? उसने किसान की शक्ल देखी और उसको सब समझ में आ गया। सूरत का मतलब फेस, ओके, शक्ल। डंडा एक किनारे रख दिया, हॉकी स्टिक ही केप्ट ऑन द साइड। कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? तो उसको समझ में आ गया कि इसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है और उतना अनाज है, और इस अनाज की वजह से गाड़ी आगे भी नहीं जा सकती, निकल भी नहीं सकती, तो इसकी वजह से किसान यहां पूरी रात तक फंस सकता है। तो उसको पूरी बातें समझ में आ गई, उसको ज्ञात हो गई। किसान ने देखा कि एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। गठे हुए बदन मन वेल बिल्ट पर्सन, ओके। गठे हुए बदन का मतलब संबंध जिसका कि शरीर काफी अच्छा है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूं, हाउ कैन आई से दैट टू यू? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहां बड़ी देर से फंसे हो, लगता है कि तुम काफी टाइम से यहां पर फंसे हुए। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, यानी कि यू ट्राई टू कंट्रोल द बुल्स। मैं पहियों को ढकेलता हूं, आई विल पुट प्रेशर ऑन दी बुलक कार्ट। अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। आपको मालूम है ना बुलक कार्ट कैसे होता है, इट विल बी लाइक दिस एंड देन देयर विल बी टू व्हील्स। तो ही सेज कि मैं यहां पर प्रेशर डालता हूं, आप यहां पर बैठ जाओ और यहां पर जो दो बुल्स हैं उनको आप ढकेलो ताकि वो आगे चले, और मैं यहां से नीचे से पीछे पीछे की तरफ से व्हील पे प्रेशर डालता हूं, ओके। मेरी ड्राइंग कितनी बढ़िया। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूं। साधो मतलब टू कंट्रोल द बुल्स, ओके। आपकी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर उकसाया, उकसाया मतलब ही पुट प्रेशर ऑन द व्हील। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन पर गड़ गया। तो उसके घुटने, नीस होते ना, घुटने वहां तक मिट्टी में चले गए, कीचड़ में। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। ऐसा नहीं कहा, अरे यार मुझसे नहीं होता, बाद में कर लो, किसी और से करा लो करके नहीं गया। उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने फिर जोर दिया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, दे ट्राइड टू काइंड ऑफ एक्साइट द बुल्स टू मूव, ऑल्सो मूव फॉरवर्ड। बैलों को सहारा मिला क्योंकि पीछे से कोई धक्का मार रहा था। हिम्मत बन गई, उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर चली गई। सो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्सन, the kisan was able to pull the bullock cart out of the कीचड़, out of the नाला। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, ओके। उसने उसका धन्यवाद किया, बोला, महाराज आपने मुझे उबार लिया। उबार का मतलब सेव्ड, मुझे बचा लिया, ओके, मुझे बचा लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहां बैठना पड़ता, इस नाले में बैठना पड़ता, बिकॉज अंधेरा होने वाला है। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कोई इनाम देते हैं, अब मुझे कोई इनाम देंगे, ही जस्ट ट्राइंग टू टीज हिम। किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी, ओके। सो नारायण मतलब भगवान चाहेंगे, विष्णु भगवान चाहेंगे तो दीवान का जो पद है, उसको समझ में आ गया कि ये यहां पर एक उम्मीदवार है, तो दीवान का पद आपको ही मिलेगा। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। He looked at him closely.
उसके मन में एक संदेह हुआ, संदेह मतलब डाउट। ओके, उन्होंने उसको, उसकी शक्ल जरा ध्यान से देखी और उसके मन में एक शक पैदा हुआ, क्या ये सुजान सिंह तो नहीं है, सरदार सुजान सिंह तो नहीं है, आवाज मिलती जुलती है, चेहरा मोहरा भी वैसा है, ही लुक्स ऑल्सो लाइक सुजान सिंह। किसान ने भी उसकी और तीव्र दृष्टि से देखा। ओके, किसान ऑल्सो लुक्ड एट हिम। शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया, संदेह को भांप गया मतलब ही कुड अंडरस्टैंड कि इसको ये समझ में आ गया कि ये सरदार सुजान सिंह ही है। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। Okay, only when you sit inside and go inside deep water, that's when you find pearls. अगर आपको मोती चाहिए तो आपको गहरे पानी में के अंदर जाना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक मुहावरा है। इसका मुहावरे का मतलब ये नहीं है कि वो मोती ढूंढने आया है, नहीं जी नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कुछ बड़ा पुरस्कार चाहिए तो उसके लिए मेहनत करना आवश्यक है। आपको उसके लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना जरूर पड़ेगा। तो इस वाक्य का अर्थ ये है, ये भी आप समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हो गया चित्र जिस तरह का। तो ये हो गए जो पर्पल कलर के शर्ट में है ये व्यक्ति, ये वो उम्मीदवार है, ये है सुजान सिंह, और ये बैल किसी तरह से उस नाले में से, कीचड़ में से निकल के बाहर की तरफ आ रहे हैं। पांचवा पार्ट जो आखिरी पार्ट है, निदान महीना पूरा हुआ। निदान का मतलब है एट लास्ट, फाइनली। ओके, एट लास्ट या फाइनली महीना पूरा हुआ। चुनाव का दिन आ गया, यानी कि चुनाव मतलब जिस दिन ये घोषणा होनी है कि कौन बनेगा अगला दीवान सुजान सिंह के बाद। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल ही अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। प्रातःकाल मतलब अर्ली मॉर्निंग। ओके, तो सुबह से ही वे अपनी किस्मतों का फैसला, बिकॉज उनमें से एक ही बनेगा, तो वो जानना चाहते थे कि हम में से वो भाग्यशाली व्यक्ति कौन होगा। दिन काटना पहाड़ हो गया था। दिन काटना पहाड़ हो गया था, ये एक और मुहावरा है। इसका मतलब क्या है? पहाड़ हो गया मतलब ये नहीं है कि कोई पहाड़ बन गया है वहां पे, नहीं। इट वॉज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू पास द टाइम, कि समय काटना काफी मुश्किल हो गया था, इतना मुश्किल कि वो पहाड़ की तरह नजर आ रहा था। ओके, प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। कुछ लोगों को लगता था कि मेरा तो हो जाएगा, कुछ लोगों को शायद लगता होगा कि मेरा तो नहीं होगा। तो कुछ लोग आशावादी थे, होपफुल थे, कुछ लोग निराशावादी थे, यानी कि पेसिमिस्टिक, कि अरे यार मुझे उम्मीद नहीं है। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे। किसके नसीब जागेंगे मतलब किसका भाग्य खुलेगा। ना जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। लक्ष्मी की कृपा दृष्टि क्यों होगी? क्योंकि जो दीवान बनेगा उसको अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी, उसको अच्छी सैलरी भी मिलेगी। वो पूरे किंगडम, रियासत का दीवान बनेगा तो काफी शानो शौकत रहेगी, तो उस पर लक्ष्मी की कृपा होगी, यानी कि वो काफी धनी व्यक्ति बन सकता है। ओके, संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया, यानी कि दरबार बैठा, जहां पर राजा इस बात की घोषणा करेंगे। शहर के रईस और धनाढ्य राजा की मौजूदगी में यह निर्णय घोषित किया जाएगा। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, यानी कि द वेल्दी पीपल, राज्य के कर्मचारी जो राज्य में गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो थे, और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे, यानी कि सब लोग वहां पर असेंबल हो गए। उम्मीदवार के कलेजे धड़क रहे थे, थक 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 कर रहा था। आपका रिजल्ट जिस दिन आने वाला होता है, जिस दिन रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, रोल नंबर 1, ओके, यू हैव गॉट 88 ऑन 100, गुड। रोल नंबर 2, यू हैव गॉट 68, पढ़ा करो, तुम बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते। तो अब तक रोल नंबर 8, 10 का दिल की धड़कन ठक 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 करती है ना? वही हाल इन्हीं उम्मीदवारों का हो रहा था। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरी दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, सो ही इज एड्रेसिंग एवरीबॉडी, महाशयों मींस जेंटलमैन, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए कि मैंने 1 महीने से आपसे काफी काम कराया, कई तरह की परीक्षाएं आपसे करवाई, आपको परीक्षा में भाग लेने के लिए कहा। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो, ओके, जो कि दयालु हो, और साथ साथ आत्मबल, आत्मबल मतलब इनर स्ट्रेंथ, ओके, जो कि इनर स्ट्रेंथ मतलब कि काफी धैर्यशाली हो और काफी दयालु हो, जो कि हु इज वेरी हु इज ऑफ अ वेरी हेल्पफुल नेचर। ओके, हृदय का जो उदार हो, उदार हो मतलब जेनरस हो,
आत्मबल वह हो जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया है। आपत्ति का वीरता से मीन्स विद करेज, कोई भी मुश्किल आए उसका वीरता के साथ जो सामना करे, ऐसा उम्मीदवार हमको इस रियासत को मिल गया है, तो हम काफी भाग्यशाली हैं। ऐसे गुण वाले संसार में कम है, ऐसे गुण वाले कि जो दयालु भी हो, जो कि आत्मबलशाली भी हो, ऐसे गुण वाले लोग इस दुनिया में, इस संसार में काफी कम है। और जो वो कम लोग हैं, वो कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं कि उनको काफी बड़ा ओहदा मिला हुआ है, क्योंकि ऐसे लोग काफी कम है। कीर्ति मतलब फेम, ओके, पॉपुलैरिटी, एंड मान ऑल्सो मीन्स मोर और लेस द सेम थिंग। उन तक हमारी पहुंच नहीं, क्योंकि जो हैं लोग वो काफी ऊपर हैं, उनको तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। नो, दे आर एट द टॉप, ही मे बी रेफरिंग टू द किंग हिमसेल्फ। वो उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत के पंडित जानकी नाथ शाह का दीवानी पाने की बधाई देता हूं। सो द पर्सन नेम हु हेल्प्ड हिम, whose name was जानकी नाथ। ओके, जानकी नाथ शाह इज अ वे ऑफ लाइक ए मिस्टर। तो उनका मैं उनको मैं बधाई देता हूं कि उनको दीवानी का पद मिला है। ओके, तो ऐसे गुण वाले संसार में जो कम है, और जो है वो कीर्ति और मान के शिखर पे बैठे हैं, दे आर एट द टॉप ऑफ पीपल, बिकॉज ऐसे लोग काफी कम हैं जो दयालु हैं और आत्मबलशाली भी हैं, और उन तक हमारी पहुंच नहीं। वी कैन नॉट रीच देम, ऐसे हम उन तक नहीं पहुंच सकते, हम वैसे नहीं हो सकते हैं। ओके, सो जानकी नाथ, रियासत के कर्मचारी और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा, सभी ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखों में आंखें उधर गई, मगर उन आंखों में सत्कार था कि जो इन आंखों में ईर्ष्या। तो जो वहां के जो कर्मचारी थे, उन्होंने उसकी तरफ देखा विद रेस्पेक्ट। सत्कार मतलब रेस्पेक्ट, और ईर्ष्या का मतलब है जेलसी। ओके, जो बाकी उम्मीदवार थे उनको काफी जलन हुई कि अरे इसको मिल गया, हमको नहीं मिला, करके उनको काफी जलन हुई। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। दैट इज सिंपैथी, पिटी, गुड वर्च्यूज, इनर स्ट्रेंथ, ऑल लिव। वास मतलब दे स्टे इन हिज बॉडी, वो उसके शरीर में, उसके आत्मा में निवास करते हैं। राइट, तो कहने का मतलब है कि वो जख्मी था, ही वॉज इंजर्ड, उसके बावजूद उसने एक गरीब किसान की मदद की। ऐसा आदमी गरीबों को कभी भी नहीं सताएगा। ओके, सताएगा मतलब ही विल नॉट टॉर्मेंट, ही विल नॉट ट्रबल और टॉर्मेंट, ये नया वर्ड लर्न कर लीजिए। वो किसी भी तरह से किसी को भी दिक्कत नहीं पहुंचाएगा। उसका संकल्प दृढ़ है, ही इज वेरी डिटरमिन्ड, जो उसके चित्त को स्थिर करेगा, एंड ही इज द पर्सन, जो कि कभी भी हिज रिजॉल्व, ही इज वेरी डिटरमिन्ड कि मैं गरीबों की मदद करूंगा चाहे मेरी स्थिति कैसे भी हो, और इससे उसका चित्त स्थिर रहेगा, मतलब इससे उसका मन हमेशा स्टेडी रहेगा, वो कभी भी विचलित नहीं होगा। वो चाहे धोखा खा जाए, चाहे वो धोखा, उसके साथ धोखा हो जाए, लेकिन परंतु दया और धर्म से कभी भी नहीं हटेगा। लेकिन वो हमेशा ही विल बी ए हेल्पफुल पर्सन, दयालु बंदा रहेगा, और धर्म के रास्ते से कभी भी नहीं हटेगा। तो इस तरह के व्यक्ति की जरूरत ही हमें दीवान के पद के लिए, और हमें इस पद के लिए ये उम्मीदवार हमको जानकीनाथ मिल गया है। तो ये कहानी लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद, जो कि हिंदी साहित्य के वन ऑफ द मोस्ट प्रमुख लेखक माने जाते हैं। तो लेखक के साथ परिचय कर लेते हैं। हिंदी के एक महान लेखक और कथा सम्राट, तो उनको कथा सम्राट यानी कि द एम्परर ऑफ स्टोरीज कहा जाता है, के नाम से प्रसिद्ध प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। तो धनपत राय, ओके, वाज हिज रियल नेम, धनपत राय। ओके, उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कई कहानियां, ओतप्रोत मींस फुल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल इमोशंस, कई कहानियां और उपन्यास लिखे। उपन्यास मतलब नॉवल। उनकी अनेक कहानियां जैसे ईदगाह, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा आदि बड़ों और बच्चों के बीच बहुत बड़ी और सराही गई हैं। सराही मतलब एडमायर्ड। सो ऑल दी स्टोरीज लाइक ईदगाह, बड़े भाई साहब, ये पढ़ा है, इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी। गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा, सराही मतलब एडमायर्ड।
ओके, तो दैट इज अबाउट मुंशी प्रेमचंद। इनका जन्म हुआ था 1880 में और मृत्यु हुई थी 1936 में। ओके, तो ये तो हो गया लेखक के साथ परिचय। अब हम चलेंगे प्रश्नोत्तर की तरफ। काफी सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, उन सभी पर नजर डालेंगे ताकि आपका ये पूरा जो चैप्टर है परीक्षा पूरी तरह से तैयार हो जाए। ओके, तो अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। चलिए चलते हैं अब प्रश्नोत्तर की तरफ। मेरी समझ से अब इस पर आपको सही उत्तर ढूंढना है और उस पर एक तारा लगाना है। तो पहला प्रश्न है कि महाराज ने दीवान को ये उनका उत्तराधिकारी चुनने का कार्य उनके किस गुण के कारण सौंपा? दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट वर्च्यू डिड ही एंट्रस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द दीवान सरदार सुजान सिंह? तो सही उत्तर है नीति कुशलता। दीवान साहब द्वारा नौकरी छोड़ने के निश्चय का क्या कारण था? परमात्मा की याद, राजकाज संभालने योग्य शक्ति ना रहना, बदनामी का भय या 40 वर्ष की नौकरी पूरा हो जाना। इसका सही उत्तर है दूसरा, राजकाज संभालने योग्य शक्ति ना रहना। अब आप इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। आपने जो कहानी पढ़ी है उसका नाम प्रेमचंद ने परीक्षा रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी का ये नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर के कारण भी लिखिए। परीक्षा शीर्षक देने का कारण यह रहा होगा क्योंकि ये एक तरह की परीक्षा थी उन लोगों के लिए, ये ढूंढने के लिए कि उस देवगढ़ रियासत का दीवान सबसे अच्छा कौन बन सकता है ना। तो क्योंकि दीवान का पद किसको मिलेगा ये इस परीक्षा पर निर्भर करता है। ओके, यदि आपको इस कहानी को कोई और अन्य नाम देना होता तो क्या नाम देते? आपने नाम क्यों सोचा ये भी बताइए। तो मैं सोच रहा हूं कि इसका नाम मैं दीवान की खोज दे सकता हूं, कि आप अगले दीवान की खोज कर रहे हैं कि अगला दीवान कौन होगा, क्योंकि कई सारे उम्मीदवार अलग अलग देशों से, अलग अलग प्रदेशों से, पंजाब से, मद्रास से और कई सारे प्रदेशों से वहां पर देवगढ़ में आए हैं, क्योंकि इसमें दीवान, इस कहानी में दीवान की खोज की जा रही है। पंक्तियों पर चर्चा करते हैं। ओके, इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। ऐसे गुण वाले संसार में कम है और जो है वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। तो इसके ऊपर क्या करना है? कहानी में से चुनकर यहाँ कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। ओके, तो आपको इसका अर्थ मैंने ऑलरेडी स्टोरी में समझा दिया है। बेसिकली सरदार सुजान सिंह का कहना ये चाहते हैं कि उनको देवगढ़ के दीवान के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि जिसके कि दिल में दया हो दूसरे लोगों के लिए, खास तौर से गरीब लोगों के लिए, क्योंकि ये पूरा किस्सा है उस किसान को जिस तरह से जानकी नाथ ने मदद की। सहानुभूति और उदारता हो, इन शब्दों का इस्तेमाल अपने उत्तर में जरूर कीजिए। सहानुभूति और उदारता हो। ओके, उसका धैर्य और हौसला बुलंद हो, उसमें काफी धैर्य हो और उसका जो हौसला है, एंथुजियाज्म, काफी बुलंद हो। ओके, वो किसी भी आपत्ति से ना डरे। तो ऐसे गुण अगले दीवान के उम्मीदवार में चाहिए थे सुजान सिंह को। सुजान सिंह कहते हैं कि दुनिया में ऐसे गुण वाले व्यक्ति कम हैं और जो हैं उनके लिए उनके मन में बहुत आदर और मान है, उनका वो काफी सम्मान करते हैं। सोच विचार के लिए कहानी को एक बार फिर से पढ़िए, निम्नलिखित के बारे में पता लगाइए और लिखिए। नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए, कि कौन कौन से काम किए। तो नौकरी पाने के लिए आप थोड़ा स्लो या इसको पॉज करके जो मैं उत्तर बता रहा हूं उसको आप लिख लीजिए ताकि आपको आसानी होगी जब आप फेयर नोटबुक में इस आंसर को लिखेंगे। नौकरी पाने की चाह में आए लोगों ने कई प्रयत्न किए, जैसे कि मिस्टर ए जो कि 9 बजे सुबह सोकर उठते थे, वह सुबह जल्दी उठकर सूर्य का दर्शन करने लगे, बगीचे में टहलने के साथ सूर्य देवता का दर्शन करने लगे। ओके, मिस्टर द, स और ज ने उनके जो कि अपने घरों में नौकरों से खराब बर्ताव करते थे, यहां पर नौकरों को जनाब और आप के बगैर बात नहीं करते थे। मिस्टर ल को किताब से घृणा थी, लेकिन यहां पर वे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने में डूब गए थे। सो जिससे बात कीजिए। और चौथा पॉइंट ये होगा
कि आप जिस भी उम्मीदवार से बात कीजिए वो नम्रता और सदाचार के का देवता बना घूमा फिर रहा था, यानी कि वो सदाचार और नम्रता से ही सभी के साथ पेश आ रहा था, सभी के साथ बातचीत कर रहा था। तो ये अलग चीज देखने को मिली उन उम्मीदवारों में। ओके, ख प्रश्न में क्या लिखा है, उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई ना। इस पर ध्यान दीजिए, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप सोचेंगे कि शायद वो जो सुजान सिंह को पहचान सका ना उसकी बात हो रही है। जी नहीं, अगर आप कहानी में देखेंगे तो उसमें ये लाइन है और उसी लाइन के बाद यह बताया गया है कि किस मुश्किल में किसान वहां पर कीचड़ में फंसा हुआ था, उस बात का पूरा ज्ञान इस उम्मीदवार को हो गया था। तो किसान की सूरत देखते ही पुरुष को समझ में आ गया कि किसान मुसीबत में फंसा हुआ है। उसकी अनाज की जो गाड़ी है, भरी हुई अनाज से भरी हुई जो गाड़ी है, कीचड़ में फंसी हुई है और शाम का वक्त हो चला है। तो अगर उसको कीचड़ से उस गाड़ी को ना निकाला गया तो पूरी रात उसको उस कीचड़ में गुजारनी पड़ेगी, उस नाले में जो कीचड़ है उसमें गुजारनी पड़ेगी। तो कुछ और चढ़ाई इतनी ऊंची है कि गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ पा रही है। तो उसको देखकर ही उसको सब कुछ समझ में आ गया। ये उत्तर आपको ख प्रश्न में लिखना है। मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। किन की आंखों में सत्कार था और किन की आंखों में ईर्ष्या थी? ईर्ष्या का मतलब मैंने बताया था, यह है जेलसी। ओके, एनवी या जेलसी। ओके, आप कंफ्यूज ना हो, भूले नहीं। क्योंकि रियासत के कर्मचारी खुश थे कि देवगढ़ को अच्छा दीवान मिल गया था, तो इस वजह से उनकी आंखों में सत्कार था। सत्कार का मतलब रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट किसके लिए? जानकी नाथ के लिए। तो उनके मन में उनके लिए सत्कार था। लेकिन जो बाकी उम्मीदवार जो अलग अलग प्रदेशों से आए थे, उनके मन में उनके लिए ईर्ष्या थी, क्योंकि उन्हें यह पद नहीं मिल सका और जानकी नाथ को ये पद मिल गया, जो कि कल के गेम में तो उसको चोट भी लग गई थी, पूरी तरह से गेम भी ठीक से नहीं खेल पाया था। खोजबीन, कहानी में से वे वाक्य खोजकर निकालिए, लिखिए जिनसे पता चलता है कि शायद युवक बूढ़े किसान की असलियत पहचान गया था। तो यहां पर क्या कहा गया है? वाक्य, यानी कि एक सिंगल सेंटेंस, एक सिंगल वाक्य लिखने को, वाक्यों नहीं बोला है, ये आपको पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना, यहां पर एक सिंगल वाक्य लिखने की बात हुई है। तो वाक्य कौन सा है? आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही। ये वाक्य है जिससे कि पता चलता है कि जानकी नाथ को सुजान सिंह की असली पहचान हो गई थी। नौकरी के लिए आए लोग किसी तरह बस नौकरी पा लेना चाहते थे। इसको कौन सा वाक्य इंडिकेट करता है? इसको वो वाक्य इंडिकेट करता है कि लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कई कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है? क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस, इस वाक्य से हमको इस बात की पूरी तरह से जानकारी हो रही है। ये कहानी की रचना है, इसमें जो चित्रात्मक है, ये हॉकी खेल रहे हैं उसके बारे में है। तो आप इसके बारे में, आपने हॉकी का अलग से चैप्टर, दूसरा चैप्टर तो ऑलरेडी पढ़ लिया है मेजर ध्यानचंद का, तो आपको इसके बारे में लिखना है। ये चित्रात्मक भाषा है, ध्यान देंगे तो इस पार्ट में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखेंगी, जिससे कि आपको एक अंदाजा हो जाता है। एक तो हॉकी का हुआ, दूसरा जिस तरह से किसान कीचड़ में फंस गया था उसका जिस तरह से वर्णन किया गया है, उससे आपकी आंखों के सामने चित्र बन जाता है कि हाँ, इस तरह से किसान उस नाले में कीचड़ में फंस गया होगा। तो आपके सामने पूरा प्रेमचंद ने उसका चित्र बना के छोड़ दिया है। तो कहानी को एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए, आपको इस कहानी में कौन कौन सी विशेष बातें दिखाई दे रही हैं, अपने समूह में मिलकर उनकी सूची बनाइए। तो इन सभी बातों के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं अपनी क्लास में। समस्या और समाधान पर आते हैं। इस कहानी में कुछ समस्याएं हैं और उसके समाधान भी है। समाधान मतलब, समस्याएं मतलब प्रॉब्लम्स, समाधान मतलब सॉल्यूशंस टू दोस प्रॉब्लम्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। समस्या मतलब प्रॉब्लम, समस्याएं प्लूरल हो गया। समाधान मतलब उसका किसी तरह से उसको सॉल्व करना, उसका सॉल्यूशन को बोलेंगे उसका समाधान करना। तो महाराज के सामने क्या समस्या थी, उनके सामने किस तरह की प्रॉब्लम थी, उन्होंने उसका क्या समाधान खोजा। तो समस्या थी कि पुराने दीवान यानी कि सरदार सुजान सिंह अपने पद से इस्तीफा देना चाहते थे, अपने पद से अलग होना चाहते थे। समाधान, राजा ने, महाराज ने यह सोचा
कि सुजान सिंह खुद अपने उत्तराधिकारी को खोजे, अगले दीवान की खोजबीन करके उनको वो नियुक्त करे। दीवान के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा कि उनकी समस्या ये थी कि महाराजा ने उनको कहा था कि आप ही अपना उत्तराधिकारी यानी कि अगला दीवान देवगढ़ रियासत का आप खुद नियुक्त करेंगे। तो उन्होंने इसका समाधान ये खोजा कि वो एक परीक्षा रखेंगे और इसके लिए एक विज्ञापन पत्रों में डाला। नौकरी के लिए आए लोगों के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। ओके, तो नौकरी पाने के लिए दीवान के उनके सामने यह समस्या थी कि उनको मालूम था कि दीवान सरदार सुजान सिंह सब कुछ देख रहे हैं, तो उनको सरदार सुजान सिंह को खुश करना था, उनको किसी ना किसी तरह से उनको यह बताना था कि वो इस पद के पूरी तरह से योग्य हैं। तो इसके लिए भरसक प्रयास किए ताकि दीवान सुजान सिंह उनसे प्रभावित हो जाए और अच्छा आचरण दिखाया पूरे महीने में। ओके, तो इस तरह का समाधान उन्होंने खोजा कि वो अच्छा बर्ताव करें। और इसमें आप मिस्टर ए, मिस्टर एल, उन सभी का उदाहरण भी दे सकते हैं कि किस किस तरह से उन्होंने इसका समाधान खोजा कि जो बातें हम घर पे नहीं करते हैं, हम नौकरों से काफी बुरी तरह से पेश आते हैं, लेकिन यहां पर वो अच्छी तरह से पेश आकर एक इस तरह का एक इंप्रेशन देना चाहते थे, इस तरह का एक बरताना चाहते थे कि हम काफी अच्छे व्यक्ति हैं। मन के भाव, स्वार्थ था, मत था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी ना था। इस वाक्य में कुछ शब्द के नीचे रेखा खींची हुई है, ये सभी नाम है, लेकिन दिखाई देने वाली वस्तुओं, व्यक्तियों या जगहों के नाम नहीं है। ये सब शब्द मन के भावों के नाम है। अब कहानी में ऐसे कई अन्य नामों को खोजकर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों पर लिखें। तो भावों के नाम यानी कि इमोशंस के नाम, तो इसमें हो सकता है प्रेम, प्रेम की भावना, इसमें आप लिख सकते हैं आशा की भावना। ओके, आशा मेरी बहन का नाम है। ओके, घृणा की भावना, आदर की भावना, ओके, आदर की भावना, क्रोध की भावना, ओके, जो कि अलग अलग भावनाएं हैं। सहानुभूति की भावना, और बताता हूं, घृणा की भावना, इन सभी को आप लिख सकते हैं। करुणा, करुणा विल बी अनदर वन, करुणा। ओके, मेरी क्लासमेट थी करुणा जो कि डॉक्टर है अभी अमेरिका में। ओके, तो इस तरह के आप लिख सकते हैं। यहां पर आप सहानुभूति लिख सकते हैं, यहां पे आप घृणा लिख सकते हैं, और भी कोई भी भावों के नाम आए तो उसके पर भी लिख सकते हैं। ये तो अभिनय का खेल है कि आप इस पूरे युवक और किसान के बीच की बातचीत को संवादों में यानी कि डायलॉग्स फॉर्म में लिखें और आपस में आप अपने अपने रोल ले लें और आप इस पर एक नाटक क्लास में करें। विपरीत अर्थक शब्द यानी कि ऑपोजिट्स, तो इसमें आपको ये काफी आसान है। आना, आने का मतलब क्या होगा? आना मेरे प्यार खुदा तुम झूठा समझो जाना, जाना। गुण, गुण का हो गया अवगुण। आदर, आदर का आदर का उल्टा है निरादर, 9th वन। देन स्वस्थ, स्वस्थ का हो गया कौन सा है? स्वस्थ का अस्वस्थ। कम, कम का मतलब है अधिक, कम का उल्टा है अधिक, उल्टा, विपरीत। दयालु, दयालु का उल्टा हो गया, विपरीत हो गया निर्दयी। योग्य का हो गया अयोग्य। हार का हो गया जीत, और आशा का हो गया, कहां गया? आशा का निराशा, सेकेंड। ओके, चलो। कहावत है गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है, इसका मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो इसमें और भी ऐसे मुहावरे हैं जिसके बारे में कहा गया है। अज्जल गगरी छलकत जाए, जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वह उसका दिखावा करता है, राइट। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि अगर किसी के पास ज्यादा जानकारी नहीं हो लेकिन वो ज्यादा इस तरह से बोलचाल करता है जैसे उसके पास बहुत जानकारी हो, ताकि पूरी महफिल को वो किसी ना किसी तरह से प्रभावित कर सके। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि जब बात हो गई अब उसके बाद रिग्रेट करने से, अब उसके बारे में आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं है। यानी कि समय निकल जाने के बाद पछताना व्यर्थ होता है। यानी कि अगर आपके रिपोर्ट कार्ड में 100 में से 40 नंबर आए और जस्ट थोड़े से पास हुए या पास भी नहीं हुए, तब आपके माँ बाप से आपको डांट पड़ेगी,
तब आंसू बहाने से, तब उस समय एक तरह से पछताने से कोई फायदा नहीं है। तो तब इस मुहावरे का इस्तेमाल करेंगे कि अब पछताए क्या होते है, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब पढ़ना था तब तुम मटर गश्ती कर रहे थे, ओके, तब तुम वीडियो गेम्स खेल रहे थे, तब तुम इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे थे, राइट, टीवी देख रहे थे। तो उस समय पढ़ाई की होती तो आज तुम पास होते, शायद क्लास में प्रथम भी आते। एक अनार 100 बीमार, यानी कि कोई ऐसी एक चीज जिसको चाहने वाले अनेक हो, राइट, कि एक चीज हो लेकिन सभी उस चीज को चाहते हो कि हम सभी को ये चीज चाहिए। तो एक अनार 100 बीमार। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, कि यानी कि जो बढ़ चढ़कर बोलते हैं ना कि मैं ये कर दूंगा, मैं उसको ये कर दूंगा, मैं जीत जाऊंगा, मैं फर्स्ट आऊंगा, वो बरसते नहीं है। वो एक इंग्लिश में भी एक कहावत है कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो एक्चुअल में काटते नहीं है। ओके, हालांकि इसको ट्राई करने की मैं नसीहत नहीं दूंगा। तो कहने का मतलब है जो बढ़ चढ़ कर बोलते हैं वो काम नहीं करते। अरे मैं सुबह ना 9 बजे आ जाऊंगा, सब काम कर दूंगा, पता चले वो 11 बजे आ रहा है दफ्तर। तो ऐसे भी लोग होते हैं। ओके, जहां चाह वहां राह, यानी कि जब किसी काम को करने की इच्छा होती है तो उसका साधन मिल जाता है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ये इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है। वेयर देयर इज अ विल, विल मतलब कि करने की चाह हो, वहां पर देयर इज अ वे, वहां पर आपकी राह निकल जाएगी। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे ये काम करना है तो उसके लिए आप मेहनत करेंगे और उसके लिए रास्ता बनाएंगे। ओके, विज्ञापन में तो एक नौकरी की बात की कही गई थी, लेकिन उम्मीदवार आ गए हजारों। इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार, जो इस कहानी में भी दिया गया है। अनुमान या कल्पना से दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला। देश के प्रसिद्ध पत्रों में नौकरी का विज्ञापन किसने निकलवाया होगा? सुजान सिंह ने। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उन्हीं को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि आप अगले दीवान की नियुक्ति करें। उन्हीं को कहा गया था कि आप उनका चयन करें। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। विज्ञापन ने पूरे मुल्क में तहलका क्यों मचा दिया? क्योंकि इतने सारे लोग को उत्साह हो गया कि अरे दीवान का पद मिल रहा है, इसमें कोई कैद भी नहीं है, यानी कि कोई कंडीशंस भी नहीं लगाई गई हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, ग्रेजुएट होने की भी बात नहीं कही गई। सिर्फ ये कहा गया है कि हम हृष्ट पुष्ट हो और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से सही हो। उसका हिंदी शब्द हमेशा याद रखिए, थोड़ा सा कठिन शब्द है। ओके, तो उनको लगा कि हमारा इसमें पूरी तरह से हम यहाँ पर अपना दावा लगा सकते हैं। अगर हम मेहनत करें, अच्छा बर्ताव करें 1 महीने के लिए, तो हम भी दीवान रियासत के बन सकते हैं। विज्ञापन दूसरे दिन ओके, तो एक विज्ञापन की बात की गई है। तो विज्ञापन बनाने के लिए आप एक चकोर कागज पर एक बनाइए। तो उसमें एडवर्टाइजमेंट, आपने अखबारों में एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, वांटेड ए मैनेजर फॉर अ टेक्सटाइल फर्म, कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 20 and 30 years old with 5 years experience। तो ना उस तरह से कंडीशंस लगा के आप लिखते हैं विज्ञापन में। तो इसमें विज्ञापन किस तरह से लिखा होगा, उन सामग्री, कहानी में इस विज्ञापन की सामग्री को पढ़िए। इसके बाद अपने समूह में मिलकर इस विज्ञापन को अपनी कल्पना का उपयोग करते हुए बनाइए कि हमें देवगढ़ रियासत को एक दीवान चाहिए। वो दीवान ग्रेजुएट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हृष्ट पुष्ट होना चाहिए। बाकी जो भी कंडीशंस है उसके बारे में लिखिए। तो उस तरह का जब एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन लोग पढ़ेंगे सब सोचेंगे विज्ञापन निकला है तो हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस नौकरी के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आगे की कहानी, परीक्षा कहानी कहां खत्म होती, समाप्त होती है, उसके आगे क्या हुआ होगा? उसके आगे मेरी समझ में यह हुआ होगा कि जानकीनाथ एक अच्छे दीवान साबित हुए होंगे। वो हमेशा ही सुजान सिंह से मशवरा लेते होंगे। आप कोई एक कहानी बना सकते हैं कि कोई एक गरीब व्यक्ति आया तो उन्होंने उसकी मदद की, तो उन्होंने सुजान सिंह से मशवरा भी, उसको देकर सुजान सिंह काफी खुश हुए कि उन्होंने सही दीवान को चुना है कि वो गरीब लोगों की मदद करता है। उसको कोई कठिनाई थी अपने लड़के की पढ़ाई के लिए, अपनी लड़की की पढ़ाई के लिए या अपने बच्चों की शादी के लिए उसको पैसे की जरूरत थी, लेकिन उसने पैसे ऐसे ही नहीं लिए। तो उसकी एक परीक्षा ली और उसने कुछ काम किया और उसके बदले में उसने उसको पैसे दिए। तो उनको लगा कि ये काफी चतुराई और बुद्धिमानी से दीवान पद का काम काज कर रहा है। तो आप इस तरह से कहानी आगे भी बना सकते हैं। ओके, तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। लंबा वीडियो है,
लेकिन अगर इसको आप 2 या 3 भागों में भी देखेंगे तो इतना स्ट्रेन नहीं होगा, और इसको मैंने काफी विस्तार से समझाया है ताकि आपको इसमें से कोई भी प्रश्न आए आप इसको छोड़े नहीं और इसमें पूरे नंबर लेकर आए। ओके, अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार।